गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे बेहतर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंतर्गत आज हम विशेष तौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर चर्चा करेंगे। इस पर बृहद चर्चा होगी, शेष अन्य प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए प्रश्न के माध्यम से हम चर्चा शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, नगरीय गलियारे अर्थात जो हम अर्बन कॉरिडोर बनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। जो बड़े महानगर होते हैं या नगर होते हैं, खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं या मेगालोपोलिस सिटी होते हैं या जो मेगा सिटी होते हैं, वहाँ पर कॉरिडोर की संकल्पना लाई जाती है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जो बेसिक उद्देश्य है कि जो नगरीय परिवहन का संकट है, उस संकट से लोगों को मुक्ति मिले। ध्यान रखिएगा, जितने भी बड़े, जैसे आप दिल्ली देखिए तो दिल्ली के ही ईस्ट में और वेस्ट में दो पेरीफेरल कॉरिडोर बने हैं। तो इस प्रकार से बहुत से कॉरिडोर बनते हैं और इसका बेसिक उद्देश्य होता है कि जिससे नगरीय परिवहन की समस्या का समाधान हो सके। तो बेसिक इसका आंसर सीधा सीधा है, इसमें कोई ज़्यादा डाउट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत ने ही सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर परिवार नियोजन संकल्पना को लाया था। और ऐसा कर भारत कब किया था? तो 1952 में किया है। कब किया है? 1952 में। और प्रारंभ में जो इसका नाम था वह था राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, यह इसका प्रारंभिक नाम था। कालांतर का तात्पर्य है 1977 में इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके जो नाम रखा गया, यह रख दिया गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन पर सबसे पहला प्रयास किया गया है। कब? 52 में। लेकिन इसी का रिप्लेसमेंट अर्थात कह सकते हैं रिनेम कर दिया गया। कब? 77 में। और रिनेम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसका आंसर सीधा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? मध्यम नगरीकरण का तात्पर्य है यहाँ पर नगरीय जो विकास की दर है वह न बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। और ऐसा जो कालखंड है वह है 1931 से लेकर के 1961 का जो कालखंड है, यह मध्यम नगरीकरण की अवस्था को संदर्भित करता है। जबकि उससे पूर्व की जो अवस्थाएं हैं वह हम कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, उसमें नगर का विकास उतना नहीं है। क्योंकि अगर 31 से पहले की हम बात करें तो जो हमारी जनसंख्या है वह एक प्रकार से देखा जाए तो डबल डिजिट से कम थी करोड़ में, जैसे 7 करोड़ 8 करोड़। लेकिन 31 के पश्चात जो हमारी जनसंख्या है यह डबल डिजिट के करोड़ में पहुंची है। और 61 के पश्चात जो जनसंख्या वृद्धि है नगरीकरण की, यह बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ी है। तो इसलिए 31 से 61 को हम कहते हैं मध्यम नगरीकरण की अवस्था से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा है। भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है शहरीकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अर्थात सब सही है, सिर्फ इसमें एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है। क्या? कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो नगरीय विकास है यह लगातार बढ़ रहा है। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है लेकिन लगातार बढ़ता ही है, बढ़ रहा है। और साथ में भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में अधिक हुई है। ये भी बात सत्य है कि जो नगरीय जनसंख्या है इनका संकेंद्रण कहाँ हो रहा है, तो खास करके जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के नगर हैं उसमें ज़्यादा संकेंद्रण हो रहा है। वर्ग 4 और 5 में संकेंद्रण कम हो रहा है। लेकिन जो तीसरा लिखा है, भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप में हुआ है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कल ही इस पर डिस्कस किया था कि वर्ग 1, 2 और 3 ये नगर तो बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं, लेकिन जो 4 है,
5 है और 6 है, इनके विकास की दर, ये जो विकास की दर क्या है, इनकी मंद है। तो कह सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है समान रूप से, तो समान रूप से नहीं है बल्कि असमान रूप से है। जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के नगर हैं, इनका कह सकते हैं विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन जो छोटे हैं उनका विकास बहुत मंद गति से होता है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसलिए यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। यहाँ पे भी देखिए, रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्या। ये बात तो ठीक है कि प्रत्येक नगर में, चाहे वो छोटा नगर हो या बड़ा नगर, वहां पर रोजगार की भी समस्याएं हैं, आवास की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है और ऊर्जा की समस्या विद्यमान है। लेकिन सभी शहरों का समान रूप से विकास है, ऐसा नहीं है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अधिकतम नगरीकृत राज्य, यहां पर आपको मिलान करना है कि अधिकतम नगरीकृत राज्य कौन सा है। फिर है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है। अधिकतम जनसंख्या वाली, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है, और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो सबको डाउट, मतलब सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 17। अर्थात डी का जो होगा वह दूसरा होगा, ये स्पष्ट रखिएगा। तो डी का दूसरा केवल यहां पर मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ, ये बात दूसरी है कि अधिकतम घनत्व वाली या सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रदेश, तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का जो घनत्व वाला प्रदेश है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। इसका भी तो आपका देखिए, ये भी, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये महाराष्ट्र। तो ये दो तो क्लियर है, अर्थात बी का जो होगा वह तीसरा होगा। बी का क्या होगा, तीसरा होगा, और डी का दूसरा होगा। तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। जबकि ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, 11,320 है, प्लस यहां पर नगरीय जो परसेंटेज है ये भी काफी ज्यादा है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं। अगर यहाँ पे नगरीय परसेंटेज की हम बात करें तो यहां पर 97.5% है, और यहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 11,320। लेकिन क्योंकि अब हमको मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए क्या, यहां पर अधिक जो नगरीकृत कर दिया गया, अधिकतम नगरीकृत, वह तमिलनाडु को कर दिया। किसको कर दिया, तमिलनाडु को कर दिया। और यहां पर जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व को मिला दिया, वो किसे मिला दिया, दिल्ली से। तो इस आधार पर कभी काल होते हैं कि दिल्ली दो दो जगह मैच कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है और नगरीकरण भी सबसे ज़्यादा है। तो दोनों में से किसी एक ही जगह पर इसको फिट किया जाएगा, क्योंकि दूसरे को मैच कराना है। तो तमिलनाडु को यदि हम कर देते हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाला, तो सर्वाधिक घनत्व तो तमिलनाडु में है नहीं, लेकिन नगरीकरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक में आता है, अधिकतम में आता है, सर्वाधिक तो नहीं लेकिन अधिकतम में आ जाता है। इसलिए तमिलनाडु को अधिकतम नगरीकृत राज्य में रख दिया गया है। वैसे अगर अधिकतम नगरीकृत राज्य का देखा जाए तो गोवा है। गोवा में नगरीकरण का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, और दिल्ली केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। भारत में नगरीकरण से संबंध है कि जब नगरीकरण कहीं पर भी होता है, नगरीय विकास होता है, तो वहाँ पर क्या होता है। वैसे इसकी चर्चा हम जब जनांकिकीय पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे, इसके पश्चात जनांकिकी की हम शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या, जो नोटेस्टीन का मॉडल है, जनसंख्या संक्रमण का मॉडल, जनांकिकीय संक्रमण जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर होती है प्रारंभिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक और चतुर्थक। तो जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, अर्थात जब विकास चरम पर पहुंचता है, तो वहाँ पर जन्म दर भी न्यूनतम हो जाती है और मृत्यु दर दोनों न्यूनतम हो जाती है। और यही नगरीकरण की क्या है, पहचान है कि जब नगर का एक विकास होता है, चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, तो वहाँ पर जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। इससे लोग कहते हैं कि अब यहाँ की विकास चरम पर पहुंच गई है। तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। अब बताना है कि भारत में किस राज्य में नगरीय घनत्व ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे जो भारत में देखा जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो दिल्ली तो केंद्र शासित है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम मेन राज्यों की बात करें तो वहां पर बिहार आता है। कौन आता है, बिहार। बिहार का आपने अभी अभी देखा जो जन घनत्व है यह 1106 है। कितना है, 1106 है। उसके पश्चात आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो है 1028 है। और इससे कम किसका है, अगर उसकी हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम अच्छा केरल की भी है।
अगर हम केरल के जनघनत्व की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब आपको मिलता है 830 के आसपास मिलता है। कितना मिलता है जनघनत्व, इसकी उससे कम है। यहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। हाँ 860 है केरल का। केरल का कितना है 860 है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, केरल का 860 है और सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का है। लेकिन चूंकि हमको विकल्प के अनुसार जवाब देना होगा, विकल्प में आप देख सकते हैं बिहार दिया नहीं है, महाराष्ट्र दिया, तो महाराष्ट्र का वैसे ही कम है, पंजाब का भी कम है, तमिलनाडु का भी कम है, लेकिन बंगाल का यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि बंगाल दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व में आता है। दिल्ली तो केंद्र शासित है, तो दिल्ली यहाँ पर विकल्प में भी नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, रेड फील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो परंपरा है वो है बृहद परंपरा। कौन सी है, बृहद परंपरा है। इसमें आपको अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है क्योंकि यह पर्टिकुलर एक सिद्धांत से संबंध रखता है, तो जो सिद्धांत है उसको आप एज इट इज याद रखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता है। और अलग से हम लोग जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं प्रश्न के माध्यम से, फिर हम सिद्धांत पर आएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, विश्व के नगरों की स्थिति पर यूनाइटेड नेशन हैबिटाट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नगरों की समृद्धि निर्धारित, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है। तो समृद्धि निर्धारित करने का, ये देखिए किसके अनुसार पूछ रहा है, यूएन हैबिटाट रिपोर्ट के अनुसार। तो यहां पर उत्पादकता से समृद्धि का संबंध है सीधा सीधा, जीवन की गुणवत्ता से भी समृद्धि का निर्धारण होता है, समता से भी होता है, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या से समृद्धि का यहां पर कुछ खास संबंध नहीं आता है। किसके अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार। जबकि ध्यान रखिएगा इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और इकोनॉमी में इसकी चर्चा की जाती है कि किसी भी समाज का या किसी भी नगर का, किसी भी क्षेत्र का यदि आपको विकास ज़्यादा करना है तो वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए। अर्थात संसाधन के अनुसार यदि जनसंख्या है तो फिर उस क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन हैबिटाट रिपोर्ट में इसको इन्होंने आधार नहीं माना है, जबकि इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इकोनॉमी में इस सिद्धांत को दिया किसने है, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। कौन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, और इनका जो नाम है यह है एडविन केनन। क्या नाम है, एडविन केनन। तो एडविन केनन महोदय यह सिद्धांत देते हैं, कौन सा, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य होता है कि संसाधन के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। यदि संसाधन अधिक है जनसंख्या कम है तो भी विकास नहीं हो पाएगा, यदि जनसंख्या कम हो गई संसाधन अधिक हो गया तो भी विकास नहीं होगा। अर्थात जितना जनसंख्या उसी के अनुसार हमारे पास संसाधन और जनसंख्या अनुकूल होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या है और वह क्षेत्र काफी ज्यादा डेवलप होता है। यह एडविन केनन महोदय ने बताया है, जबकि यूनाइटेड हैबिटाट के अनुसार इसको इन्होंने अपना आधार नहीं माना है। तो स्पष्ट रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इसका है बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है। तो न्यूनतम ग्राम जो है वो कहाँ पर है, दमन एवं दीव में। ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम ग्राम वाला जो केंद्र शासित राज्य है वो है दमन दीव। सर्वाधिक अगर ग्राम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, सर्वाधिक गांव वाला जो राज्य है, गांव वाला राज्य ये है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक गांव वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम गांव वाला जो प्रदेश है वह है दमन दीव। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी काफी सुंदर है, आप देख सकते हैं। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नगरीकरण के संबंध में पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, नगरीकरण के कारणों, ठीक है ना, के संबंध में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रामीण अर्थात नगरीकरण के लिए कौन से उत्तरदायी फैक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। नगरीकरण के कारणों अर्थात जिसके कारण नगरीकरण का प्रसार या प्रभाव बढ़ता है, उसके कारण पूछ रहा है। तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, अगर गांव से लोग नगर में जाएंगे तो नगर का विकास होगा, ये बात तो ठीक है। फिर लिखा है शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या,
तो शहर में शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, इसके कारण भी नगर का प्रसार हो रहा है, ये भी बात तो ठीक है। फिर कह रहा है औद्योगिकरण की ऊंची दर। हाँ, नगर में औद्योगिकरण जब होता है तो उससे नगर का प्रसार होता है, ये भी बात सही है। लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर रहेगा तो लोग गांव छोड़ के नगर में क्यों जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर निम्न है, इसलिए लोग गांव से नगर की तरफ पलायन करते हैं। अर्थात यह तथ्य सही नहीं है। बाकी 1 2 3 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी बेहतर है। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास अर्थात यूनाइटेड नेशन का हैबिटाट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, इसकी पहचान करनी है। अब यहां पे लिखा है कि अगर किसी क्षेत्र को आप रहने के योग्य बनाना है तो उसमें किसका किसका योगदान होता है। पहला यहां पर दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को अभिज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करें जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको देखने पे ही लग रहा है कि यह रहने की दशा के अनुकूल है। लेकिन जो लिखा है कि इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण होता है, यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एनजीओ भी कार्य करते हैं, जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग होते हैं उनका भी योगदान होता है। तो इसमें ये कह देना कि सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही सिर्फ उत्तरदायी है, ये गलत है। यहां पर सिर्फ शब्द जो लग गया है इसके कारण यह गलत हो गया, अन्यथा ये भी सही था। तो इस आधार पर यह नहीं होगा, बाकी पहला सही है। अब तीसरे को चेक करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल, आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। ये भी एकदम सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थात इससे भी नगर में रहने की जो व्यवस्था है वह अनुकूल होती है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात पहला और तीसरा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर लिखा है मानव गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लेकिन यहां पर है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एचपीआई। एचपीआई का मतलब क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2010, लेकिन कैसे होगा थोड़ा इस पर अब हम बृहद चर्चा करते हैं, और यही आज का मेरा मूल कंसंट्रेशन का बिंदु है, जिसमें हम पूरा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करेंगे, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी आज हम बृहद चर्चा इस पूरे एपिसोड में करेंगे। बाकी तो प्रश्न हमारे बस केवल एक माध्यम है, बाकी बृहद चर्चा इसी पर करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसकी चर्चा। यहां पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है और उस रिपोर्ट का नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या नाम होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी होता है। और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई है 1990 में आई है। कब आई है? 1990 में आई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो महबूब उल हक। ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके सहयोग में कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। तो मेन यहाँ पर जो कह सकते हैं लीड कर रहे थे वो महबूब उल हक थे, और उनके सहयोगी कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अर्थात इन दोनों के सहयोग से ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई। और इस रिपोर्ट में क्या सबसे पहले जारी किया गया? तो सबसे पहला जारी किया गया एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एचडीआर जो था उसमें पहला बार 1990 में जिसकी चर्चा की गई थी, वह चर्चा की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 तथ्यों की चर्चा की गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक यहां पर तथ्य था जीवन प्रत्याशा, दूसरा तथ्य था शिक्षा और तीसरा तथ्य था पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, या इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और यह प्रति व्यक्ति आय जो थी वह परचेजिंग पावर पायरिटी के आधार पर निकाली जाती थी। तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा का जो मेन यहाँ पर हम कह सकते हैं लोअर लिमिट यहाँ पर जो डिसाइड की गई है यह 25 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज लिमिट डिसाइड की गई हो कितना, 85 वर्ष। अर्थात जीवन प्रत्याशा को कैलकुलेट करने के लिए हमको मिनिमम एज क्या मानना है 25 और मैक्सिमम क्या मानना है 85। उसी प्रकार शिक्षा को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिनिमम शिक्षा 0% और मैक्सिमम शिक्षा 100% मानते हैं। पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो उसका मिनिमम आधार है वो है $100 और मैक्सिमम आधार है $40,000। और यहाँ पर शिक्षा को भी 2 संदर्भों में कैलकुलेट किया जाता है, एक सकल नामांकन के आधार पर और एक वयस्क साक्षरता के आधार पर। वयस्क साक्षरता में 15 वर्ष से अधिक एज ग्रुप को लिया जाता है और सकल में जो है या पूरे मतलब 0 से लेकर के पूरे लास्ट एज तक लिया जाता है सकल नामांकन में। लेकिन सकल नामांकन का जो वेटेज है, जो कह सकते हैं मतलब वेट है, यह 1/3 है, जबकि वयस्क का वेट कितना है तो 2/3 है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और इसके आधार पर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर किसी भी तथ्य का हमको निकालना है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कैसे निकालते हैं, हमको लिखना पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी का निकालना हो, किसी का मतलब 3 का, या तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का निकालना हो, क्योंकि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जीवन प्रत्याशा, एक आपका शिक्षा है और एक आपका पर कैपिटा इनकम है, 3 ही का निकालना है हमको। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो फार्मूला डिसाइड किया गया है वह है एक्चुअल वैल्यू, अर्थात जो उस पर्टिकुलर राष्ट्र का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अभी आपने देखा है 25 वर्ष डिसाइड किया गया है। मिनिमम वैल्यू कितना डिसाइड किया गया, 25 वर्ष, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैक्सिमम वैल्यू कितना डिसाइड की गई, 85। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यदि हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर हमारे राष्ट्र का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 45 वर्ष है, वैसे वर्तमान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी तो आंकड़ा ये भी हम बाद में देखेंगे। यह एक एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं हमारे राष्ट्र की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जीवन प्रत्याशा वो 45 वर्ष है। इसका HDI कैसे निकालेंगे, तो आप करेंगे 45, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 45 है, मिनिमम वैल्यू 25 है, मैक्सिमम वैल्यू 85 माइनस 25 इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 60, अर्थात रिजल्ट आ जाएगा 1/3। लेकिन ये वैल्यू आप देखिए, कोई भी वैल्यू यह 1 से कम है, कितने से 1 से कम होती है वैल्यू, यह कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। कोई वैल्यू आप निकालेंगे हमेशा 1 से कम ही मिलेगी। इसी प्रकार आप एजुकेशन का निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमारे राष्ट्र में पर्टिकुलर जो साक्षरता दर है वो 50% है, कितना है 50% है, और इस आधार पर जब हम HDI निकालते हैं एजुकेशन का तो 50 हमारा एक्चुअल वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 आपने देखा है, अभी मिनिमम वैल्यू कितना देखा है यहाँ पर 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना 100 है। तो आप 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ऐसे में आप रखेंगे और ऐसे में आपका ए रिजल्ट आ रहा है 1/2। ये भी देखिए 1 से कम आ रहा है। HDI हमेशा 1 से कम आती है। HDI कभी भी 1 से 1 या 1 आएगी, लेकिन 1 से अधिक कभी हो नहीं सकती। ये आप तथ्य क्लियर रखिएगा। HDI का जो मान है यह सदैव 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। इस तथ्य को एकदम क्लियर रखिएगा। इसी प्रकार अगर HDI हम पर कैपिटा इनकम का निकालें तो मान लेते हैं हमारे राष्ट्र का जो पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम है या जो कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय है वह मान लेते हैं $2000 है। ऐसे में HDI क्या निकलेगा, तो 2000 माइनस चूंकि मिनिमम वैल्यू आपने यहाँ पर जो डिसाइड किया गया कितना किया गया $100, तो आप करेंगे 2000 माइनस 100 डिवाइड बाई 40,000 मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड की गई है, तो 40,000 माइनस 100, और ऐसे में आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये भी वैल्यू 1 से कम है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, और पर कैपिटा इनकम की वैल्यू भी 1 से कम है। तो HDI 1 से कम ही आती है। तो इस प्रकार तीनों का अलग अलग HDI पहले निकाला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और पर कैपिटा इनकम का। निकालने के पश्चात इन तीनों का औसत वैल्यू निकाल ली जाती है। तो टोटल HDI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं, अर्थात तीनों का अलग अलग हम जोड़ेंगे और बटा 3 कर देते हैं और हमारा निकल जाता है एक HDI।
और यह एचडीआई ध्यान रखिएगा सदैव 0 से अधिक और 1 से कम होता है, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यह वैल्यू जो मिलती है 0 से लेकर के 1 के मध्य मिलती है। तो अगर किसी भी राष्ट्र का जो एचडीआई है वह 0 से लेकर के 0.5 तक है, कहां तक है, 0.5 तक है, तो उसको कहते हैं अल्प विकसित राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विकसित राष्ट्र। इसी प्रकार अगर उसका स्कोर एचडीआई स्कोर 0.5 से लेकर के 0.8 है तो उसको कहते हैं मध्यम विकसित का राष्ट्र। क्या कहते हैं, मध्यम विकसित का राष्ट्र। और भारत का स्कोर इसी कैटेगरी में आता है, इसलिए भारत मध्यम विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर किसी भी राष्ट्र का स्कोर 0.8 से लेकर के 1 के मध्य में है, कहां तक है, 1 के मध्य में जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको कहते हैं उच्च विकसित राष्ट्र। और उच्च विकसित राष्ट्र में आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आते हैं। तो जो भारत का या हम कहें जो एचडीआई 2021-22 की आई है लेटेस्ट, यह लेटेस्ट रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा यह लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021-22 की, ये लेटेस्ट है। और इसके पश्चात जो रिपोर्ट आएगी वह आपकी एग्जाम के बाद आएगी। अभी तक तो यही लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार 191 देशों में भारत की जो रैंक है 132 रैंक है। 191 देशों को रैंक किया गया है और उसमें से भारत को कितना स्थान मिला है, तो 132। जबकि पिछले वर्ष मतलब 2019 की रैंकिंग में भारत को कितना स्थान मिला था, तो 131 मिला था। तो 131 की तुलना में भारत एक स्थान फिसला है, अर्थात एक स्थान इसके रैंक में गिरावट आई है। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें एचडीआई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जो जीवन प्रत्याशा है भारत की, यह वर्तमान में जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 67.2 ईयर है। अर्थात एक व्यक्ति औसत इतना वर्ष जीवित रहता है। लेकिन वर्ष की ये भारत का है, ध्यान रखिएगा किसका है, ये इंडिया का है। लेकिन विश्व की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो कितना है, 71.4 है। ये वर्ल्ड की है, किसकी है, वर्ल्ड की है। वर्ल्ड की जीवन प्रत्याशा अधिक है, उसकी तुलना में भारत की जीवन प्रत्याशा कम है। इसी के साथ अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पिछले वर्ष थी मतलब 2019 के आंकड़े में, वहां पर जीवन प्रत्याशा आप देख रहे हैं अधिक है, भारत की भी अधिक थी और विश्व की भी अधिक थी। लेकिन वर्तमान में कम हो गई। कम होने का जो बेसिक रीजन है वह है कोविड का इम्पैक्ट। क्या है, कोविड का इम्पैक्ट। ये कोविड-19 ने क्या किया है, लोगों की जीवन प्रत्याशा को ही हटा दिया है। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोविड-19 ने लोगों की जीवन प्रत्याशा को घटा दिया, इस आंकड़े को आप बेहतर तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान में इस पर्टिकुलर आंकड़े के अनुसार कितना है, तो $6,590 है। और अगर हम बात करें जो स्कूलिंग की बात किया, हमने कहा शिक्षा भी आपके एचडीआई में आता है। तो जो स्कूलिंग आपकी है वो कितना है, 11.9 वर्ष है। लेकिन जो मीन है वो मीन स्कूलिंग कितना है, तो 6.7 ईयर है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले पे चलते हैं, इसी में देखिए और अगला पॉइंट है, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में समझा देते हैं कि जिससे कोई भी प्रश्न बने तो आप बना ले जाएं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात अगर बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रिपोर्ट जारी होता है एचडीआर अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें पहली बार संशोधन किया गया 1995 में। जारी तो होता है 1990 में, तो इसलिए उसको हमने नंबर 1 डाल दिया। यहां पर पहली बार संशोधन हुआ, ध्यान रखिएगा पहली बार संशोधन होगा, पहली बार संशोधन हुआ है। यहां पर पहली बार संशोधन हुआ है, इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और पहली बार संशोधन कब हुआ है, 1995 में। यहां पर किया क्या गया, यहां पर एक अलग इंडेक्स को शामिल किया गया, जबकि 90 से जो इंडेक्स था उसका नाम था केवल एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अर्थात जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसमें केवल एचडीआई की चर्चा होती थी, लेकिन 95 से एचडीआई के साथ साथ लैंगिक न्याय को भी शामिल कर लिया गया। और लैंगिक न्याय में 2 तथ्य थे और दोनों को अलग अलग रखा गया। अर्थात एक जीडीआई थी जिसको कहते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक था जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स। और यह जो विशेष तौर पर किसको केंद्र में रखा था, स्त्री को।
क्योंकि जो एचडीआई था वो उसमें स्त्री पुरुष दोनों को शामिल कर दिया जाता था, लेकिन स्त्रियों का शोषण हो रहा था, स्त्रियों का समाज में उतना स्थान नहीं था। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसने क्या किया, 1995 में स्त्रियों के लिए एक अलग से इंडेक्स जारी करना प्रारंभ कर दिया, और उसने भी दो पार्ट बनाया, एक था जेडीआई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और एक बनाया जेंडर इंपावरमेंट इंडेक्स। जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था इसमें जैसे एचडीआई था सेम टू सेम था, जैसे एचडीआई में सभी का जीवन प्रत्याशा निकाला जाता है वैसे इसमें भी निकाला जाता है, साक्षरता भी निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम भी निकाली जाती है। और जो जेंडर इंपावरमेंट इंडेक्स था इसमें संसाधनों पर मतलब महिलाओं का क्या यहाँ पर सशक्तिकरण हो रहा है उसके विषय में बात करता था कि संसाधनों पर महिलाओं का क्या नियंत्रण है या नहीं है, संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच है या नहीं है, समाज में महिलाओं की सहभागिता क्या है, आर्थिक जो इकोनॉमिक गतिविधियां उसमें महिलाओं की क्या सहभागिता है या राजनीति में क्या सहभागिता है, इन सभी तथ्यों को भी मेजरमेंट किया जा रहा था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, कि जिससे समाज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ध्यान रखिएगा इन्हीं दोनों तथ्यों को जो 1995 में शामिल किया गया था, इन्हीं को 2010 में एक में मर्ज कर दिया गया, इनको एक में डाल दिया गया और उनका नाम रखा गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। 95 में ये दोनों आंकड़े अलग अलग जारी होते थे, 95 से 2010 तक, ध्यान रखिएगा 2010 नहीं बल्कि 2009 तक, तो हम कह सकते थे 1995 से 2009 तक ये आंकड़े आते थे अलग से, मतलब एचडीआई भी आता था, साथ में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आता था, जेंडर इंपावरमेंट मेजरमेंट आता था। लेकिन 2010 से क्या कर दिया गया, एचडीआई आ रहा है और जीआईआई आ रहा है। अब इन दोनों को अलग से नहीं जारी किया जाता, इन दोनों को समाप्त करके एक बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस तथ्य को एकदम क्लियर रखिएगा। और जो 2021-22 का रिपोर्ट है एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें जो एचडीआई क्या था उसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके, लेकिन इस एचडीआर में जो जीआईआई है अर्थात जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना है, 0.49 है। ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। जबकि औसत जो ए इंडिया का स्कोर है, किसका स्कोर है, ए इंडिया का है, जबकि वर्ल्ड का कितना है ये आप देख सकते हैं, यह वर्ल्ड का है। तो वर्ल्ड की तुलना में भारत का परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा है। जबकि एचडीआई क्या, अगर हम एचडीआई की बात करें, जो हमारा एचडीआई था, एचडीआई मतलब जिसमें स्त्री पुरुष सब एक साथ शामिल थे, उसमें भारत का जो स्कोर था वो कितना था, 0.633 था। कितना था, 0.633 था। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा। और अगर हम बात करें जीआईआई में, तो भारत का स्कोर तो 0.49 है, कितने में, 0.45 में। अर्थात विश्व का महिलाओं का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वहां पर महिलाओं की स्थिति खराब है, भारत में उसकी तुलना में स्थिति थोड़ी अच्छी है। और इसमें भारत का देखा जाए 190 देशों में जो स्कोर है, मतलब 190 देशों में जो इसका स्थान है, 122वें स्थान पर भारत उपस्थित है। जबकि मेन एचडीआई में भारत 191 में से 132वें रैंक पर उपस्थित है। इस तथ्य को भी क्लियर रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें, जो एचडीआई निकाला जाता है उसमें स्त्री पुरुष दोनों को शामिल किया जाता है, जिसमें भारत का स्कोर कितना है, 0.633 है। और हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि 0.5 से लेकर के 0.8 के मध्य में जो रैंकिंग होता है उसको कहते हैं मध्यम विकसित की रैंकिंग। क्या कहते हैं, मध्यम विकसित। अर्थात भारत का यह 2000, ध्यान रखिएगा 2021-22 का यह स्कोर है। और जब हम एचडीआई में से जीआईआई घटा देते हैं, अर्थात जो हमारा एचडीआई था उसमें से अगर जीआईआई घटाएं, ये सोचिए पूरे भारत का यही स्कोर है, लेकिन महिलाओं का स्कोर कम है, तो पूरे स्कोर में महिलाओं का स्कोर तो कम है ना, तो इसका तात्पर्य महिलाएं अभी दबी कुचली हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, जेंडर गैप। कि भारत में अभी भी महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, नहीं तो उसकी भी स्थिति 0.633 के लगभग होनी चाहिए थी, जबकि महिलाओं की अभी स्थिति इससे कम है। इसलिए यहाँ पर जेंडर गैप है। तो एचडीआई माइनस जीआईआई जब कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है जेंडर गैप। और इसी में एक और आंकड़ा जारी होता है जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करती हैं कि प्रति लाख जो महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो कितनी महिलाएं मर जाती हैं। तो विश्व में 225 महिलाओं की डेथ होती है जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन भारत में यह जो रेशियो है कितना है, 122 महिलाएं प्रति लाख क्या होती हैं,
ये डेथ को प्राप्त हो जाती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अर्थात जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उस दौरान जो माँ की मृत्यु होती है उसी को कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और इसको घटा करके और कम करने की आवश्यकता है कि जिससे महिलाओं की, और इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है, तो सरकार ये कहती है कि जिससे अब जो हम लोग होम डिलीवरी की बात करते थे, अब होम डिलीवरी नहीं है बल्कि सभी का क्या होना चाहिए, किसी न किसी प्रॉपर क्लिनिक या हॉस्पिटल के माध्यम से डिलीवरी होनी चाहिए जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो घटाया जा सके। तो भारत सरकार की तरफ से कई अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। अगला तथ्य देखिए यहाँ पर, और एक महत्वपूर्ण है जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में है, कह सकते हैं HDI में है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो कह सकते हैं प्रोग्राम है, इसमें दूसरी बार संशोधन किया गया। ये देखिए, ये दूसरी बार संशोधन किया गया, ये दूसरा संशोधन। पहला संशोधन कब किया गया, 95 में। दूसरा संशोधन कब किया गया, 97 में। 97 में अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम HDR जो जारी करता है, इसमें पहले से HDI आ रहा है। HDI तो पहले से आ रहा है ना, HDI आता था, HDI जारी कर रहा है। इसके साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी करता है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर इसको जारी करता था, और इन दोनों को हटा के 2010 में क्या कर दिया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कर दिया। और 1997 एक और नए इंडेक्स को इसमें शामिल कर दिया और वो था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो 1997 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी HDR में एक नए इंडेक्स को शामिल किया जिसका नाम था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और इसके भी दो पार्ट बनाए। एक था HPI-1 अर्थात ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1, जिसके अंतर्गत विकासशील राष्ट्रों को डाला गया, और एक था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2 जिसमें विकसित राष्ट्रों को डाला गया। लेकिन इन्हीं दोनों को कालांतर में जब चौथी बार नहीं बल्कि तीसरी बार जब संशोधन किया गया है, तो 2010 में इनको मिला करके एक नया इंडेक्स बना दिया गया जिसका नाम था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जैसे 2010 में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को मिला करके GII बना दिया गया, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं HPI-1 HPI-2 को मिला करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से एक अब इंडेक्स जारी किया जाता है। तो यह तथ्य ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न घुमा टहला के पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में इस पर्टिकुलर आंकड़े के अनुसार, अर्थात जो हमारा HDR 2021-22 है, इसके अनुसार 381 मिलियन से अधिक जो जनसंख्या है या अंडर मल्टी पावर डायमेंशन इंडेक्स में आती है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत में कितनी जनसंख्या वर्तमान में है, तो 381 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आती है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। हम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पॉवर्टी भी उस सापेक्ष में तो ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। अगले तथ्य की बात करें, इसमें तीसरी बार संशोधन किया गया। कब किया गया, तीसरा संशोधन। ध्यान रखिएगा कि तीसरा संशोधन है किसमें, HDR में। पहला संशोधन 95 में, दूसरा संशोधन 97 में, तीसरा संशोधन 2001 में किया गया। और यहाँ पर एक नए इंडेक्स को फिर शामिल किया गया। जैसे वहाँ पर तो आपको जो प्रश्न पूछा वो आप देख ही सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब रिनेम किया गया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से, तो वो 1997 का 2010 में कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर 2001 से एक और इंडेक्स को शामिल कर दिया गया HDR में। अब तक कौन कौन था, अब तक उसमें HDI था, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स मेजरमेंट था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था, मतलब यहाँ पे कई इंडेक्स पहले से जारी हो रहे हैं, अब उसी में एक इंडेक्स और जारी कर दिया गया। अर्थात इंडेक्स धीरे धीरे HDR क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और यहाँ पे क्या शामिल किया गया, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है तो टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर शामिल किया गया। अर्थात तकनीकी उपलब्धता सूचकांक, इसमें मानवीय कौशल की बात होती है कि प्रौद्योगिकी का सृजन किया जाए, विकास किया जाए, प्रौद्योगिकी का वितरण किया जाए। वितरण इस प्रकार से हो कि जितना पुरुष इसका लाभ पाएं उतनी महिलाएं भी लाभ पाएं, जितना गरीब वर्ग लाभ पाए उतना अमीर वर्ग भी पाए। ऐसा ना हो जाए कि पैसे के कारण किसी को टेक्नोलॉजी मिले और किसी को ना मिले। उसी प्रकार जो प्रौद्योगिकी का विकास हो वह क्षैतिज भी होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। अर्थात नगर में विकास हो तो गांव में विकास हो, अर्थात चहुमुखी विकास हो। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर शामिल की गई है। कब,
HDR जो 2001 का आया है उसमें इसको शामिल किया गया है। और इसके पश्चात अगर हम बात करें कि लास्ट में जो अमेंडमेंट है अर्थात 5वां अमेंडमेंट वो कब का है? 2010 का है। कब का है? 2010 का है। उस तथ्य को भी क्लियर रखिएगा। लास्ट जो अमेंडमेंट है वो 2010 का है। कब का है? 2010 का है। और 2010 का जो HDR है इसी में क्या कर दिया गया, एक तो ये काम किया गया कि जो पहले से हम लोगों का, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था प्लस जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट था, इन दोनों को शामिल करके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कर दिया गया। साथ में जो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 1 था तथा ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 2 था, इन दोनों को शामिल करके एक नए इंडेक्स की शुरुआत कर दी गई। इसका नाम था मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, MPI। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अर्थात कालक्रम में कई इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDR में शामिल किए हैं और इसमें टोटल 4 संशोधन हो चुके हैं। कितने? ये 4th संशोधन है, यह 4था संशोधन है। इस प्रकार से आप यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हम कहें HDR को पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। कंप्लीट यहाँ पर जो आज तक के अपडेट थे, इन अपडेट को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। यहीं पर एक तथ्य और भी हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें बैक जाएं तो यहाँ पर एक और आपको मिलेगा और वो यहाँ पर आंकड़ा दिया है, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था कि भारत का जो स्कोर है वो कितना है। भारत का स्कोर वर्तमान में जो है ये कितना है? 0.633 और विश्व का स्कोर ये है, ये वर्ल्ड का स्कोर है और इसकी तुलना में भारत का स्कोर कितना है? 0.633 है। और जबकि 2019 का जो स्कोर था भारत का वो कितना था? 0.45। अर्थात प्रीवियस जो हमारा 131वां रैंक था, जब 131वां रैंक था तो हमारा स्कोर भी अच्छा था, लेकिन वर्तमान में हमारा स्कोर भी घटा है, हमारी रैंक भी घटी है। और उन सब के पीछे कारण कई तथ्यों को जाता है और उसमें विशेष तौर पर जो तथ्य जाता है वो किसको जाता है? कोविड को जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जितने भी संबंध रखने वाले तथ्य थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हम कहें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो HDR आता है, उन सभी तथ्यों को आज हमने समझने का प्रयास किया है। और इसी के साथ आज का हम यह एपिसोड समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।